नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत ने इस हफ्ते सीमा पर बहुत ज़्यादा तनाव देखा। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर नाम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और बाद में विदेश सचिव ने बताया कि यह कार्रवाई जो थी पहलगाम हमले के प्रतिरोध में की गई थी। इस कार्रवाई के बाद भारत के सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी तनाव बढ़ गया है। 8 मई को हमने देखा कि जम्मू के कुछ इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। उसने बताया कि इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। इस बारे में आज हम कार्यक्रम में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जो कि हिंदू से जुड़े हैं, कलोल भट्टाचार्य जी। कलोल, आपका स्वागत है। मेरे साथ में रहेंगे द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद। अजय, आपका स्वागत है। कलोल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो 6-7 मई की दरमियानी रात में। उसके बाद में हमने देखा चीज़ें बहुत जल्दी बदली। फिर 7 मई की जो भी कार्रवाई थी, जो सरकार ने बताया कि इस तरह से हुआ है, उसके बाद और तनाव देखा गया। तमाम तरीके की खबरें आ रही थी, बहुत सारी खबरें हैं। पर जो कल कार्रवाई हुई है, 8 मई की रात में जो कार्रवाई हमने देखी, बहुत सारे जो बॉर्डर के पास में राजस्थान, पंजाब और जम्मू के जो इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा शेलिंग और इस तरह की खबरें आ रही थी। हालांकि जैसलमेर, पंजाब के हिस्सों से इस तरह की शेलिंग की खबरें नहीं आई, पर जम्मू पूरी तरह से प्रभावित है। हम 15 के करीब नागरिक जो हैं भारत के, वो अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। इस वक्त, आज हम 9 मई को बैठे हैं, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या तनाव बढ़ सकता है आगे? आज सवेरे जब हम बात कर रहे थे, हमारे जो दोस्त रिपोर्टर्स हैं कश्मीर में और पंजाब में, उनसे जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कहते हैं ना इंग्लिश में कि नॉर्मल सी इज लिम्पिंग बैक, कि धीरे धीरे करके चीज़ें सामान्य हो चीज़ें रही। सामान्य हो रही है। और आज का ये जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल से इसके साथ कल रात को जो अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का जो फ़ोन कॉल था पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ, अम, उसका एक रिलेशन है, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस वॉर। तो ये एक किस्म का डी एस्केलेशन की तरफ इशारा करता है कि आपको डी एस्केलेशन के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि जिस तरह के एक्शंस कल, ख़ास तौर से कल रात को हुए हैं, वो कंटिन्यूएशन था उसके पहले, एक दिन पहले जो जिस तरह के हालात थे उसी के और इंटेंस एक्शंस हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। और उसका जवाब में भारत ने जो कार्रवाई, जो कदम उठाए, वो भी भारत ने कहा, क्योंकि कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हम सबको ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि एक किस्म का अनुपातिक रिस्पांस दिया गया और बहुत सोच समझकर अब भारत की जो आर्गुमेंट्स थे उस कार्रवाई के लिए, वो सबके सामने रखा गया। पर एक बात जो सोचने लायक है वो ये कि जब 7 तारीख का ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने जिस तरह के शब्दों को चयन किया उस ऑपरेशन को फ्रेम करने के लिए, वो था कि ये एक आतंकवादियों को हराने के लिए एक मुहिम था। पर 24 घंटे के अंदर हमने देखा कि कैसे, उसे एस्केलेटरी लैडर कहते हैं, उस सीढ़ी पर कैसे चढ़ के वो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हुआ, वो मिलिट्री टू मिलिट्री हमले की तरफ बढ़ रहा था। तो एक किस्म का जो हमारा भारत की तरफ की जो कोशिश थी उस ऑपरेशन सिंदूर के लिए, कि इसको सिर्फ एक काउंटर टेरर ऑफेंसिव की तरह देखा जी, जाए, हम सिर्फ आतंकवादियों को निशाना हम सिर्फ बनाए। आतंकवादियों का निशाना बना रहे थे। पर वो तुरंत वो मिलिट्री टू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में बदल रहा था, या फिर बदलने का प्रयास हो बदलने का रहा था। प्रयास कर रहा था। तो ये एक हाई रिस्क सिचुएशन हमें दिखाता है कि हमारे जैसे दक्षिण एशिया में अब आज के जो हालत है, उसमें शायद हाई इंटेंसिटी काउंटर टेरर ऑपरेशन करने की भी जो जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड है। अजय, जब हम बात करते हैं कि जितना हंगामा हमने कल रात देखा, कल रात बहुत सारा ट्विटर पर, ख़ास पर अगर हम कहें तो ट्विटर पर और जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि खबरें आ रही थी लगातार। जबकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार लगातार कह रही है, लगातार एडवाइजरीज दे रही है। आज फिर एक एडवाइजरी में कहा गया है कि रियल टाइम रिपोर्टिंग और इस तरह के जो लाइव कवरेज है वो ना किए जाएं। कल एक राष्ट्रीय जो न्यूज़ चैनल है उसका एक व्यक्ति जो था वो ऐसी जगह से रिपोर्टिंग कर रहा था जहाँ से पीछे आवाज़ें सुनाई दे रही थी जी। और ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ खतरा हो सकता है। हम जितना भी, जैसे हम जानते हैं कि ये वॉर की सिचुएशन है या जो वॉर की प्रोवोकेशंस हो रही हैं, इसके बीच में मीडिया की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है और जो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से वो क्या है? जी, जैसा कल्लोल ने कहा कि भारतीय सरकार ने जिस तरीके से बड़े ही
मेजर्ड लैंग्वेज में अपना बयान दिया। एक्शन भी उन्होंने उस तरीके से मेजर्ड और कैलकुलेटेड और एक काउंटर टेररिज्म तरीके से मूव उन्होंने किए। लेकिन जिस तरीके से डोमेस्टिक वातावरण है, उसको जिस तरीके से मीडिया ने उसको उछाला है, एक तरीके से वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जो कि भारतीय सरकार नहीं कर रही नहीं जी। कर रही है। और कल तो विक्रम मिश्री जी जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने आकर अपने प्रेस ब्रीफिंग में ये प्रेस से एक गुहार लगाई कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस घटना को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, जबकि सिर्फ 36 घंटे ही हुए हैं। तो इसीलिए ऑपरेशनल डिटेल्स वो नहीं दे रहे थे। मगर आप लगातार हिंदी न्यूज़ चैनल्स देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि भारतीय सरकार को कम खबर है और हमारे हिंदी चैनल्स को ज़्यादा, उनसे ज़्यादा खबर है। तो मतलब इसमें कल का जो मैं देख रहा था जिस तरीके से, उसमें एनडीटीवी एक ऑनरेबल एक्सेप्शन है। उन्होंने बड़े ही मेजर्ड तरीके से रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। मगर बाकी न सिर्फ हिंदी चैनल्स बल्कि अंग्रेज़ी के भी जितने भी चैनल्स हैं, जो नेशनल चैनल्स हैं एनडीटीवी को छोड़कर, वो एक तरीके से एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके खिलाफ विक्रम मिश्री ने शाम में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये दर्शाता है कि हमारा मीडिया का किस तरीके से, मीडिया का काम ऐसे सेंसिटिव माहौल में एकदम फैक्चुअल रिपोर्टिंग करना होता है कि किस तरीके से कहाँ क्या हो रहा है और सबकी तरफ का की ऑफिशियल रिस्पॉन्सेस क्या है, उस तरीके से आप लगाए। लेकिन ये सारे जो है उस पे तो मुझे एक तरीके से थोड़ी सी थोड़ा अचरज होता है कि ऐसे जो चैनल्स हैं इसमें गुहार लगाने से ज़्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार बहुत सारे मतलब अकाउंट्स 8000 से ज़्यादा ट्विटर के अकाउंट्स को ब्लॉक किया है, पाकिस्तान ओरिजिन कंटेंट को भी उन्होंने ब्लॉक किया है। तो इनमें भी कुछ उस तरीके का एक कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे सेंसिटिव माहौल में इस तरीके से गलत खबरें चला रहे हैं। अब हमने देखा कि एक राष्ट्रीय चैनल, उन्होंने कल ये बता दिया कि इस्लामाबाद पर कब्ज़ा हो गया था। राष्ट्रीय हिंदी एक चैनल है जो कि जिन्होंने कहा कि इंडियन नेवी कराची पोर्ट पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। ये सारी गलत खबरें हैं। और ऐसे माहौल में जहां एक वॉर को इस तरीके से एक इसके अराउंड हिस्टीरिया क्रिएट करना, एक इस तरीके से जैसे कि एक त्यौहार मनाया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से वो न सिर्फ मॉरली रॉन्ग है बल्कि एक ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। कितने लोगों की इसमें जाने जा रही हैं और दो सरकारें आपस में इतना टेंशन है, तो उसमें हम लोगों को बहुत धैर्य के साथ रहना चाहिए। और रिपोर्टर्स और जर्नलिस्टों का ये सबसे अग्रिम मतलब उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें वेरीफाई करके आगे बढ़ाए। तो ऐसे कई सारे फेक न्यूज़ दिख रहे हैं हमें, और सरकार ने भी उसके बारे में कहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि जो हमारे जो टेलीविज़न चैनल है उसकी कोई कदर कर रहे हैं। कल एक ऐसी ही खबर आई थी कि जो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको निशाना बना रहा है पाकिस्तान। क्या ये खबर सच थी? क्या ये दावा जो किया जा रहा था इस पे किसी भी तरह की कोई सच्चाई थी? क्या आधिकारिक तौर पर इसके बारे में आपको कोई जानकारी मिली थी? देखिए, एक वॉर, आजकल जो वॉर के तरह तरह के मॉडल्स पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। रशिया जिस तरह के वॉर करता है या फिर चाइनीज़ वॉर गेमिंग जिस तरह के होते हैं, वो सब अलग अलग किस्म के हैं। और मॉडर्न वॉरफेयर में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन आजकल चल पड़ा है, उसको कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। यानी कि डिसइन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव रियलिटी और ऐसे ऐसे थ्रेट परसेप्शंस आप क्रिएट करें कि दूसरा पक्ष जो है वो भड़काव में आके या फिर नर्वस होकर कुछ ऐसा कदम उठा ले जिसके चलते गलती हो जाए, या फिर कोई कमांडर कोई फील्ड लेवल पे कुछ ऐसा एक एडवेंचर कर बैठे जिसके चलते पूरे के पूरे जो सिस्टम है दोनों को कोलाइड करना पड़े। तो ये जो एक खबर या फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला, उसको मिस्टर मिस्री जो है फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने तुरंत उसका खंडन किया कल, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड किस्म की खबर है। और इसका उद्देश्य हो सकता है, जिस तरह के हाइब्रिड वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य वही है? वही है कि एक तरह का इम्प्रेशन क्रिएट करे कि हाँ, इंडिया इस तरह के हमला कर रहा है या फिर कर चुका है,
और इसके बदले में हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, पाकिस्तान को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो जाकर इंडिया के ऐसे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हिट करे। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों को, ऐसे जो अफवाहें हैं या फिर रूमर्स है, डिसइंफॉर्मेशन है, उसको ऑफिशियल लेवल के तभी खंडन करना चाहिए, ताकि उसकी वहीं पर खात्मा हो जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये जो रियलिटीज़ है वो एम्पलीफाई होते जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, और एम्पलीफाई होते होते आखिर में ऐसा होता है, जो पॉलिसी मेकर्स है, जो ऑर्डर देने वाले हैं, वो लोग भी ऐसे झूठ पर विश्वास कर विश्वास लेते कर रहे थे। हमने कल ही देखा कि एक केंद्रीय मंत्री ने जी इस तरह की एक खबर को रीट्वीट कर दिया था। जी इसी से जुड़ा एक और सवाल जो है मेरे पास, वो ये है कि जब सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान का जो भी ट्विटर अकाउंट है, जो वहाँ की सरकारों के वहाँ बेस्ड जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको बंद कर देंगे, आप उनको, उन अकाउंट्स को यहाँ विदहेल कर दिया गया, आप उन्हें भारत में नहीं देख सकते हैं। जब इस तरह की चुनौतियाँ होती हैं तो हमें दूसरे देश में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी रखनी होती है बतौर पत्रकार। तो क्या आप दोनों से ही मेरा सवाल है, पहले मैं आपसे पूछूंगी, क्या ये एक चुनौती होती है कि अब हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के मीडिया में इस अटैक के, इस ऑपरेशन के बारे में किस तरह से रिपोर्ट हो रही है, वहाँ क्या खबरें चल रही हैं? क्या बतौर पत्रकार, बतौर एक फॉरेन करस्पॉन्डेंट जिसको वहाँ की खबर होनी चाहिए, तो क्या एक बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल नहीं बन जाता है इस चीज़ से कि आपका काम पहले इतना कठिन है, उसमें आपको अब ये भी नहीं पता है कि वहाँ का मीडिया या वहाँ के चैनल्स, वहाँ क्या चल रहा है? क्या ये किसी भी तरीके की परेशानी आपके काम में पैदा करता है? ये हमेशा से एक परेशानी पैदा करता है, क्योंकि साउथ एशिया में इंडियन टीवी चैनल्स जो है, भले आप काठमांडू चले जाए या फिर इस्लामाबाद जाए, ढाका जाए, कोलंबो जाए या माले, कभी कभी आप यांगोन भी चले जाए, सबसे पहले जो आपके होटल रूम में जो टीवी चैनल चलता है वो ज़्यादातर केसेस में एनडीटीवी और सीएनएन। और आप तब जाते, जब काठमांडू या फिर इस्लामाबाद जाकर आप समझ जाते हैं कि अरे, इंडिया के जितने इवेंट्स और डेवलपमेंट्स और इंटरनल डिबेट्स जो है, वो हर पाकिस्तानी बहुत अटेंशन के साथ हमारे ही टीवी चैनल्स के जरिए सुन रहे हैं, और हमें वो आदत नहीं है। हम उनके टीवी चैनल्स को देखते नहीं है, हम नेपाल के टीवी चैनल्स को देखते नहीं है, ना ही हम श्रीलंका के टीवी चैनल्स को देखते हैं। हमें, और जैसे कि ऐसे हाई टेंशन मोमेंट्स में हमें तो उनके टीवी चैनल्स को और ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं टीवी चैनल से परसों शाम को ये जो एक ग्लोबल टेररिस्ट जो नमाज जनाजा अदा कर रहा था बहावलपुर में, वो टीवी चैनल समा टीवी में आ रहा था, और उसको ही हम लोगों ने यहाँ पे भारत सरकार ने बैन कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था। तो हम तो उस स्टोरी को मिस कर रहे थे, जबकि वो स्टोरी पूरे बाहर फैल गया था कि ऐसा एक टेररिस्ट नमाज पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक किस्म का बैकफायर करने वाली डिसीजन है, क्योंकि जितना आप ओपन ऐसे पॉलिसी रखेंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद है, और ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होना चाहिए। जी, आप अजय और किस तरह ऐसे देखते हैं? ऐसे माहौल में मीनाक्षी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितना पत्रकारों की ज़रूरत है कि हर तरफ के इंफॉर्मेशन को देखकर वेरीफाई करके अपने पाठकों या अपने दर्शकों तक पहुँचाए, वैसे ही दर्शक और जो पाठक है उनकी भी उनका भी एक अधिकार है कि वो अभी हो क्या रहा है वो अपनी नज़र में, हो सकता है सारे लोग सब कुछ ना जानना चाहे, लेकिन जो जानना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये जो इंडिया पाकिस्तान में जो टेंशन चल रहा है उसके उसको देखकर इंटरनेशनल कम्युनिटी और बाहर की विदेशी सरकारें क्या बोल रही हैं, वो उनको भी तो एक अपना बनाना है ना, उनका भी एक राइट टू नो है, और वो अगर रोक लिया गया तो मुझे लगता है कि वो और हानिकारक सिद्ध हो सकता है हमारे इससे लोगों के उनका लिए और पत्रकारों गलत के लिए। सूचनाओं पे तो विश्वास करने का जो बिल्कुल, है वो और चांस और बढ़ जी, जाएगा। अब मुझे ये लगता है कि अब सरकार हमें कह रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम तो मतलब हमेशा से ही पत्रकार, लगातार जो प्रोफेशनल पत्रकार हैं वो लगातार कह रहे हैं, और वो फेक न्यूज़ के खिलाफ पूरे दुनिया भर में जो प्रेस है उनके साथ मिलकर अलग अलग जगहों में संगठित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ नहीं होना चाहिए। और वो फेक न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ा खतरा अगर किसी के लिए है तो वो प्रोफेशनल पत्रकार के लिए ही है, कि भाई वो फेक न्यूज़ आ रहा है और हम जो इतना काम कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, अपने सोर्सेज से बात कर रहे हैं, मेहनत करके खबर पहुंचा रहे हैं, वो नहीं है। अब ऐसे माहौल में हमारी सरकार मैं समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, और लोग और बहुत सारे पत्रकारों को मतलब एक रिस्ट्रेन रख कर वेरीफाई करके खबर छापनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, और उनको खुली छूट दी जा रही है। और जो सीरियस बहुत जगहों में, जैसे अभी मुझे अगर जैसे
पाकिस्तान की कुछ खबर पढ़नी है तो मैं ज़्यादातर डॉन देखता हूँ, जो अपने आप को एक सीरियस अखबार की तरीके से कंडक्ट करता है, तो वहाँ पर क्या खबर आ रही है वो देखता हूँ, वो बंद है। और ऐसी जगहों में, और ट्विटर पे ये जो जिस इंसिडेंट का आप कह रहे थे, जो नमाज जनाजा एक ग्लोबल टेररिस्ट पढ़ रहा था, वो ट्विटर में बहुत सारे हैंडल्स पोस्ट कर रहे थे और हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम वेरीफाई किस तरीके से उसे हम कर पाए। तो एक पाठकों के लिए, सिर्फ पत्रकारों के लिए ये हानिकारक नहीं है, बल्कि पाठक और दर्शक जो है, जिनको पूरी सही जानकारी, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनाने का जो एक हक है, वो भी उनसे छीना जा रहा है। तो ये, और आप देखिए कल ये जब पूरा जो टेंशन हो रहा था, उधर से मिसाइल और ड्रोन्स दिखाए जा रहे थे, तो हमारे बहुत सारे टीवी चैनल्स ना सिर्फ फेक न्यूज़ दिखा रहे थे, बल्कि वो लगातार वो डिफर्ड विजुअल्स के साथ दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो शाम से लगातार रात के 1 बजे तक वॉर कंटिन्यूअस चल रहा था। बहुत कम पत्रकारों ने ये बोला, डिफर्ड विजुअल्स तो लिख रहे थे ऊपर, बहुत कम पत्रकारों ने ये बोला कि भाई अभी बमबारी बंद हो गई है। उस बीच मैंने एक हिंदी चैनल देख रहा था, तो उसमें किसी एक पत्रकार ने ये कह दिया कि एक सुइसाइड बॉम्बिंग हो गई है और वहाँ पर फिदाइन हमला हुआ है। तो इस तरीके की खबर हो रही है और वो झूठी साबित हुई बाद में, लेकिन उस समय वो आक्रोश पैदा करती है, एक तरीके का हिस्टीरिया पैदा करता है, और जो लोगों के मन में एंग्जाइटी क्रिएट करता है। और अभी इस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, फैक्चुअल लेवल पे। खासतौर पे जब सीमावर्ती इलाकों में अभी जो आम लोग हैं वो इवैक्यूएट पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में उन इलाकों में अगर हम ऐसी खबरें दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से पैनिक जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा आम जनता नहीं, और में। मैं कल का इस्लामाबाद का एक प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया है उस प्रेस रिलीज में कि हमने इस तरीके से कोई भारत के 3 सेक्टर पे मिसाइल छोड़े हैं, जो कि जिसका विजुअल्स भी है इंडियन गवर्नमेंट के पास, वो बाद में ये कर सकते थे। लेकिन उसके पूरे एवज में ये कहा है कि फेक न्यूज़ ये लोग चला रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक इंप्रेशन छोड़ना चाह रहे हैं कि भारत में फेक न्यूज़ चल रहा है इस तरीके से। क्या इस तरह का जो बिहेवियर है जो भारतीय मीडिया का, या कहीं ना कहीं से क्या ये पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, हमारा जो डेमोक्रेसी है उसके एक जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो है फ्री मीडिया। क्योंकि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के सारे जो लीडर्स थे, ज़्यादातर लीडर्स जर्नलिस्ट थे या फिर लॉयर्स थे, और बहुत ही कम ब्यूरोक्रेसी से निकले थे। हाँ, तो अगर ऐसे फाउंडेशन को अगर आप देखें तो हमारा जो डीएनए है भारत का डेमोक्रेसी का, वो उसमें मीडिया लिखा है। तो और जबकि अगर देखें तो पाकिस्तान की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ही अलग तरह का मूवमेंट है, और वो फंडामेंटली एक डिफरेंट किस्म का मूवमेंट है। आइडेंटिटी बेस्ड, रिलीजन बेस्ड उनका मूवमेंट रहा है, वो एडवोकेसी बेस्ड एक किस्म का मूवमेंट है। और भारत के लिए फ्री मीडिया को नज़रअंदाज करना, उसको अनहाईलाइट करना, उसको सप्रेस करना भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। और ये भारत के सिर्फ लोगों के या फिर सोसाइटी, जैसे आपने पाठक की बात की, पाठकों के लिए नहीं, ये भारत के स्टेट सिस्टम के खिलाफ जाता है। और मेरे ख्याल से एक स्टेट अपने इंटरेस्ट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहेगा, एक खास तौर से भारत जैसा इतना बड़ा, इतना पावरफुल एक स्टेट। और ये जो पिछले 75 साल की जो जर्नी है उसमें भी तो फ्री मीडिया ही साथ दिया है ना। वो भारत की सरकार के ना होते हुए भी एक अपना स्पेस बनाते, ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए भारत की जो जर्नी रहा है उसमें फ्री मीडिया का भी 75 साल के मतलब पार्टनरशिप रहा है। तो क्यों आज उसको क्वेश्चन करना, एक पुराना, मान लीजिए कि इनफॉर्मल आपकी दोस्त है, उसको क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं आप, जबकि वो दरअसल आपके पार्टनर है, आपके फ्रीडम मूवमेंट का एक फाउंडेशन है। हम अगर पाकिस्तान को छोड़ भी दे तो क्या इस तरह की मीडिया कवरेज, इस तरीके का हम हिस्टीरिया देख रहे हैं, ये जो युद्धोन्माद चल रहा है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब कर सकता है? जी, अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हम देख रहे हैं ये खबरें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हम इस तरीके से उन्माद दिखाकर, गलत खबरें दिखाकर, जो टेलीविज़न चैनल, वो उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है, ये कहते हुए कि भारत में इस तरीके से जो उसमें जो सच्ची खबरें हैं, जो जेन्युइन सीरियस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो मेहनत करके आगे खबर रख रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि ये एक मेजर्ड अटैक था,
टेररिस्ट हाइडआउट्स पे टारगेटेड हमले थे और एक कैलकुलेटेड मूव था, और वो एक इन रेस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक था, और इस तरीके से उनका एस्केलेशन करने का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ये दिखा रहा है, और लगातार भारत के फॉरेन सेक्रेटरी भी और विक्रम मिस्री जो प्रेस ब्रीफिंग रख रहे हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि भाई उनको एस्केलेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो चुप भी नहीं बैठेंगे अगर अगर दूसरी उधर से तरफ आता है। से। जी। तो ये सीधा सीधा हमारी सरकार का ये क्लियर है, और यही रवैया दिखाना चाहिए। लेकिन आप हिंदी न्यूज़ चैनल्स में क्या देख रहे हैं कि इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया है। यहाँ से अब सच भारत ने अब कल कल कंफर्म किया था डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि हमने लाहौर में जो उनका जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये आप दिखाए, लेकिन उन्होंने लाहौर के साथ इस्लामाबाद भी जोड़ दिया, हाँ, बिना कंफर्म किए हुए। तो ये उनका ही केस लार्जर कम्युनिटी जो बाहर विदेश में बैठकर लंदन में या अमेरिका में देख रहा है, तो उनको एक तरीके से पाकिस्तान ने भी उस तरीके से बड़े ही ध्यान से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी प्रेस रिलीज़ लिख रहा है कि भारत में फेक न्यूज़ है। तो ये एक डिप्लोमेटिक, हमें ये समझना चाहिए, सिर्फ मिलिट्री वॉर आगे होगा या नहीं होगा। भारत ने अपना कह दिया है कि वो डिस्केलेट करना चाहते हैं, लेकिन चुप भी नहीं बैठेंगे अगर अगर उधर कोई से प्रतिक्रिया आती है तो। लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक वॉर भी है ना, ये एक, तो उस डिप्लोमेटिक वॉर को ध्यान में रखते हुए भी भारत के मीडिया को भारत के मीडिया को सोचना होगा। और ये डिप्लोमेटिक वॉर में ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो हो सकता है झूठी खबरें, हो सकता है वो झूठी प्रेस रिलीज में अपने फ़ायदे की बात लिख रहा हो, तो उनको हमें मजबूत नहीं करना चाहिए। बात डिप्लोमेसी की है। क्या अगर अगर गॉड फॉरबिड अगर वॉर की स्थिति बनती है तो क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समर्थन मिल सकता है, जैसा कि जेडी वॉन्स ने कह दिया है कि इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। बहुत सारे देश हैं, कतर है, स्पेन है, बांग्लादेश है, उन्होंने भी संयम रखने के लिए कहा है, और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय जो हमने देखा है बहुत सारे देशों ने यही चीज़ कही है कि दोनों देशों को संयम रखना चाहिए। पर क्या युद्ध जैसी किसी भी स्थिति में, या जो चरम स्थिति है तनाव की, वहाँ पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सकेगा? 1971 की अगर हम बात करें, क्योंकि जो लास्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर जो कि सच में एक वॉर था, वो 13 दिन का युद्ध था, और उस वॉर के पहले कई महीनों तक इंडिया ने प्रिपरेशन किया, इंडिया ने मीडिया कैंपेन किया। अमेरिकन हुकूमत भारत के खिलाफ था उस ज़माने में, पर अमेरिकन सोसाइटी के पास, अमेरिकन लोगों के पास भारत सरकार पहुंची और वहाँ पर जाके कैंपेन किया। तो लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने वहाँ पे गाने बनाए बांग्लादेश के समर्थन में, और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे बांग्लादेश के समर्थन में 71 के लड़ाई के पहले, जंग के पहले। तो एक जंग को लड़ने से पहले उसका एक मैदान तैयार करना पड़ता है, और उसके लिए आपके अपने दोस्तों का समर्थन चाहिए होता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें, हर एक इंडिया पाकिस्तान जंग अलग किस्म का था। कारगिल का युद्ध हो, या फिर 71 का युद्ध हो, या फिर 65 जो कि सबसे लंबा चलने वाला युद्ध था, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर से शुरू हुआ और आखिर में अगले साल जनवरी में जाके वो खत्म हुआ, या फिर 1948 की अगर आप बात करें, हर एक इंडिया पाकिस्तान जंग अपने अलग किस्म का जंग रहा है। पर एक चीज जो इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि एक ट्रिगर, यानी कि एक आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसके इतने कम समय के बाद एक्शन लेना, और मेरे ख्याल से जो अपने दोस्तों को अपने स्पेशल ऑनवॉयज भेजने पड़ते हैं, और आप अपने जो आउटरीच जो करते हैं, तो उनके जो टॉप लीडरशिप होता है उनको समझाना पड़ता है कि जी हम ऐसा क्यों करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन कॉल्स कर देते हैं, पर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए दोस्ती तो है, बची रहती है, पर कन्विंस करना अपने ख़ास दोस्तों को भी कि जी मुझे मैदान में उतरना है, मुझे आपका और इसकी समर्थन, वजह ये है, इसकी और वजह ये है। क्योंकि अब जो जेडी वैंस ने कहा है कि इस युद्ध से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि कल अगर हमें युद्ध के मैदान में उतरना पड़े, तो शायद अमेरिकन सरकार, अमेरिकन हुकूमत हमें इमरजेंसी मिलिट्री सप्लाईज की अगर ज़रूरत पड़े, उस वक्त शायद अमेरिकन मिलिट्री सप्लाईज हमें ना मिले। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। अगर अमेरिकन सरकार ऐसा बात कह रही है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका रूल सेटर है पूरे दुनिया का, और उसके जो साथी हैं, उनके जो आर्म्स सप्लाई करने वाले जो दूसरे जो साथी हैं, वो भी उसमें से हिंट ले रहे हैं कि सिग्नल मिल रहा है उनको कि देखो इस लड़ाई में हमें नहीं पड़ना चाहिए, ये इन लोगों की आपसी लड़ाई है। तो हमने अपने दोस्तों को क्या समझाया, उसकी तो एक छवि यहीं से हमें दिखाई दे रहा है ना, कि शायद हमने अपने दोस्तों को उतने अच्छे से नहीं समझा पाया। और अभी जैसे आपने कहा कि
मीडिया के जरिए, क्योंकि वॉर में क्या है, देखिए आप 2022 के फरवरी में पुतिन ने यूक्रेन में हमला किया, उनका जो लाइन रहा है कि ये काउंटर टेरर ऑपरेशन है, ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, कोट अनकोट, उसको उन्होंने मेंटेन रखा, उनके मीडिया ने ही वही कहा। पर आज हमारे मीडिया में वॉर के समय सबसे बड़ा चीज जो होता है वो है रैशनैलिटी। आपके दुश्मन आपको इर्रेशनल, बुज़दिल, या फिर आपको एक्सेंट्रिक, ओवर, या फिर कुछ मतलब ओवर एंथुसियास्टिक ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर आप, अगर आपके मीडिया के जरिए अगर आपका जो इमेज है, सेल्फ इमेज है, वो अगर दुनिया के सामने ये जा रहा है कि हम एक्सेंट्रिक है, हम बहुत ज़्यादा लड़ाई के मूड में हैं, तो शायद पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदे की बात रहेगी, और हमारे जो दोस्त हैं वो हमसे शायद थोड़ा दूर रहना पसंद करें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ है। और क्या आप इससे सहमति या रखते हैं? इस दौर में मतलब ऐसे सेंसिटिव जहाँ पर इतने वॉर कोई खेल नहीं है ना, अब हर तरफ के लोग टेंशन में हैं, उसमें जाने जाती हैं, और उस समय अगर आप वॉर हिस्टीरिया अगर क्रिएट कर रहे हैं किसी से, जो कि सरकार नहीं कर रही है, वो सबसे बड़ी बात है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमारी जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा सरकार के पक्ष में हो गई है और लोगों की बातें नहीं कहती हैं। यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है कि सरकार रिस्ट्रेन बरत रही है, और जो मेन स्ट्रीम बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, और वो एक नेशनलिस्ट हाइपर नेशनलिस्ट जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से रिपोर्ट आज कर रही है। तो इसमें इस ऐसे दौर में मुझे नहीं लगता है कि मीडिया को फैक्ट के बियॉन्ड कुछ दिखाना चाहिए, और एनालिसिस होना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यहाँ क्या इंडिया ने सही किया, यहाँ क्या पाकिस्तान ने सही किया या गलत किया, या जो भी किया। तो इस तरीके से एक डिस्पैशनेट तरीके से एनालिसिस होना चाहिए, और यहाँ पर आप उन्माद खास करके हाइपर नेशनलिस्ट तरीके से अगर करेंगे तो उसमें इंडिया अपने केस को कमज़ोर ही करेगा। मतलब भारतीय सरकार के केस को कमज़ोर ही कर रहे हैं, वो कोई उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं अग्री करता हूं कल्लो जी, से हम इसमें। उम्मीद करेंगे कि भारतीय मीडिया कुछ सबक ले और जिस तरह से रक्षा मंत्रालय कह रहा है उस तरह से रिपोर्टिंग करे, लाइव कवरेज ना दिखाए, रियल टाइम रिपोर्टिंग ना दे। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।